हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछला जो यूनिट थर्ड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर रहा था, वो है सेल डिवीजन। तो उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? द डिवीजन ऑफ सेल इनटू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। कि जब सेल्स की डिवीजन होती है इनटू डॉटर सेल्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। तो कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की चाहे जितने भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन के ऊपर। तो 1846 में नगेली ने पॉइंटेड आउट किया दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। तो 1846 में नगेली ने बोला कि जितने भी सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की। वो सेल जो पहले ही एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से सेल, नए सेल की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो वो कैसे होती है? जब सेल जो है डिवाइड होंगे बाय डिवीजन ऑफ सेल्स। तो सेल डिवीजन जो है, थ्री काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन अकर इन एनिमल सेल्स। तीन टाइप की सेल डिवीजन जो है एनिमल सेल्स में होती है। पहले को हम बोलते हैं एमाइटोसिस, या हम उसको डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस जिसको हम इनडायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं। मियासिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एमाइटोसिस क्या होता है? एमाइटोसिस जो है ये सिंपल मोड ऑफ सेल डिवीजन है जिसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रिमॉक ने 1941 के अंदर। अब ड्यूरिंग माइटोसिस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो इलांगेट हो जाता है। ये आपको यहां दिख रहा है, ये सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलिस प्रेजेंट है। जो हमने सेल ऑर्गेनेलिज में पढ़ा है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलिस क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस है ये इलांगेट हो जाता है। आप देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो इलांगेट हो गया है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो ये कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये वाली जो कंस्ट्रिक्ट हो गया है यहां से न्यूक्लियस, ये अपीयर होना शुरू हो जाती है और ये ज्यादा डीप हो जाती हैं। जिससे क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू के अंदर। तो ये जो है, ये इसके बाद क्या हो जाता है, ये आप देखिए यहां पे। उसके बाद जैसे ही ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड होना शुरू हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन वहां पे हो जाती है। ठीक है, आप देखो यहां पे ये पहले क्या थी कि न्यूक्लियस जो है वो इलांगेट हो गया, इसमें ये कॉन्स्ट्रिक्शंस पैदा हो गई, ये अब डीप हो जाएंगी। उसके बाद साइटोप्लाज्म में भी ये देखो बाहर से सेल में क्या आ गई, कंस्ट्रिक्शंस आ गई, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये टोटली डिवाइड हो गए इनटू टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। तो ये डिवीजन जो है, ये मैक्सिमम जो एमाइटोसिस है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, या कोई डिजीज्ड सेल है, या कोई पुराने सेल्स हैं, या इन फिटल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है इस किस्म की एमाइटोसिस होती है। तो आपको समझ आया होगा एमाइटोसिस क्या होता है। सिंपल मोड ऑफ सेल डिवीजन है जिसको रिमार्क ने सबसे पहले 1941 में जो है वो डिस्क्राइब किया था। इसमें क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है सबसे पहले ये इलांगेट हो जाएगा, ठीक है। इलांगेट होने के बाद इसमें कंस्ट्रिक्शन जो है अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये कंस्ट्रिक्शन जो है और डीप होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू के अंदर। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से दो डॉटर न्यूक्लाई जो है, डॉटर सेल जो है, उनकी फॉर्मेशन होगी। हेमाइटोसिस आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, या आपको जो डिजीज सेल्स हैं या पुराने सेल्स में हेमाइटोसिस जो है वो होती है। उसके बाद चलते हैं माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस इज डिफाइंड एज द डिवीजन ऑफ अ सेल, ठीक है, into two identical daughter cell, each with a nucleus having same amount of DNA, same number of chromosome and same number of genes as in the parent cells.
माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस सेल की ऐसी डिवीजन है जिसमें दो आइडेंटिकल जो डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो सेम होता है, जिसमें सेम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और सेम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगी जो किसमें होंगी? पेरेंट सेल में। मतलब आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, जो दो आइडेंटिकल दो डॉटर सेल जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। डॉटर सेल जो बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे टू दियर पेरेंट सेल्स। ठीक है, चाहे आप अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करो, आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करो या नंबर ऑफ जीन्स की बात करो, वो सेम होंगी। अगर क्रोमोसोम उस इसमें पेरेंट सेल में 4 हैं तो आपके जो डॉटर सेल हैं उनमें भी 4-4 क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल वैसी ही होंगी जिस तरह आपका पेरेंट सेल है, सेम चीजें जो है वो डॉटर सेल में होंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने 1879 के अंदर। तो इसने बोला कि माइटोसिस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइटोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म, जैसे इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस है। ठीक है, अब इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। ठीक है, माइटोटिक इवेंट जो है वो अक्कर होते हैं किसमें? उस न्यूक्लियर एनवेलोप में। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म। ये मैक्सिमम होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो ऑर्गेनिज्म जो सेल फ्री होते हैं उनके अंदर इंट्रान्यूक्लियर जो माइटोसिस है वो होती है। आपको समझ आया होगा। इंट्रान्यूक्लियर मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो माइटोटिक इवेंट्स होंगे वो कहां होंगे? उसी न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर ही होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवेलोप बोला जाता है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा विद द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा। और इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस जो है ये होती है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। दूसरी टाइप की है हमारी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अब वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर के आउटर कवरिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और जितने भी माइटोटिक इवेंट्स हैं वो सारे कहां होंगे? अब साइटोप्लाज्म में। क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती थी? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग करती थी। लेकिन जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया तो जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो सारा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो जो भी माइटोटिक इवेंट्स होंगे वो सारे कहां पे होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। उसके बाद है एनएस्ट्रल माइटोसिस। एनएस्ट्रल माइटोसिस, इनमें क्या होता है कि जैसे आप प्लांट सेल्स की बात करो जिनमें कोई भी सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही एस्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोसिस, जिस ऐसी माइटोसिस जो विदाउट एस्टर्स हो उसको हम बोलते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। आपको पता है एस्टर जो है सेंट्रोल के आसपास जो बनते हैं वो एस्टर्स बनते हैं। जब सेंट्रोल ही प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा तो एस्टर्स भी नहीं होंगे। तो ऐसी माइटोसिस जिस जो विदाउट एस्टर्स हो उसको हम एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद है एस्ट्रल माइटोसिस। माइटोसिस ऐसी माइटोसिस जिसमें अपीयरेंस हो किसकी? एस्टर्स की, उसको हम एस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। ये एनिमल सेल्स में होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उसके आसपास एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब एस्टर्स प्रेजेंट होंगे उसमें तो या अपीयर होंगे तो उस ऐसी माइटोसिस को हम बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस। उसके बाद है एंडोमाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की मल्टीप्लिकेशन है वो होती है विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब
क्रोमोसोम तो मल्टीप्लाई होंगे ही, लेकिन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन की, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किसमें, एंडोमाइटोसिस के दौरान। ऐसी माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम जो है वो मल्टीप्लाई होंगे विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, उसको हम एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद है सिमेट्रिकल माइटोसिस। जो माइटोसिस प्रोड्यूस होगी जिसमें दो इक्वल सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ऐसी माइटोसिस जिसमें दो इक्वल जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल माइटोसिस। इसी तरह है एसिमेट्रिकल माइटोसिस। जब माइटोसिस जो है वो प्रोड्यूस करेगा दो अनइक्वल सेल्स, उसमें इक्वल, सिमेट्रिकल में क्या होता कि दो इक्वल सेल्स प्रोड्यूस होते, लेकिन एसिमेट्रिकल में दो अनइक्वल सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ऐसी माइटोसिस को हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल माइटोसिस। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट टाइप की माइटोसिस जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। अब जो माइटोसिस है उसमें दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, दे आर। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस जो है इसके 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब प्रोफेज, प्रोफेज क्या है, प्रोफेज जो है ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। ठीक है, इसमें सेल जो है वो स्फीराइड शेप में हो जाते हैं, ये आपको देख रहा है यहां पे सेल जो है वो बिल्कुल स्फीराइड शेप में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स और डिसअपियर इनटू द साइटोप्लाज्म एज मेम्ब्रेन। ये आप देख लिए, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर से आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी। ठीक है, ये देखो यहां न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलोप, ये जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, इसमें ये डिसअपियर होना, डिसइंटीग्रेट, ये टूटना शुरू हो जाती है, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, किसमें, प्रोफेज में। आप देखिए यहां पे अगर हम इंटरफेस की बात करें तो ये अनकाइल्ड होते हैं यहां पे। ठीक है, ये क्रोमोसोम आप देख लीजिए, यहां पे ये एक तो शॉर्ट हो गए हैं और थिक होना शुरू हो गए हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। उसके बाद हर क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड से बना होता है। आप देखिए यहाँ पे क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्रोमेटिड जो है वो दिख रहे हैं, ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स से बने होते हैं। तो जो ये दो क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम के, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब उनको कनेक्ट कौन करता है, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच है, और ये छोटा सा सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो सेंट्रोमियर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी ऑर्गेनेली होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, तो वो न्यूक्लियोलस भी आप क्या हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ईच सेंट्रियोल जो है वो सेपरेट होता है और माइग्रेट करता है टू द अपोजिट पोल्स। आप देखिए यहाँ पे ये आपको सेंट्रियोल्स दिख रहे होंगे, ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं अब अपोजिट पोल्स की तरफ। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये आपको दो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेपरेटिंग सेंट्रोमियर्स हैं, सेंट्रोजोम्स हैं, जो अपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और हर सेंट्रियोल के आसपास जो है इर्द गिर्द आपको एस्टरेल्स की फॉर्मेशन दिखेगी। ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, तो ये आपको ये जो है इस सेंट्रियोल के आसपास ये एस्ट्रल रेज हैं, ये एस्ट्रल रेल्स की फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, एस्ट्रल रेज जो है उसके अलावा लॉन्गर डेलिकेट स्पिंडल फाइबर जो है वो रन करता है फ्रॉम एंड ऑफ द सेल बिटवीन द एस्ट्रल फिगर्स। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है स्पिंडल फॉर्मेशन जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन
एक सेंट्रियोल के एंड से दूसरे सेंट्रियोल के एंड तक बनना जो है वो शुरू हो गया है। तो स्पिंडल फाइबर जो है ये इसके साथ जो एस्टर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फी एस्टर, या हम इसको एक्रोमेटिक फिगर भी बोलते हैं, या हम माइटोटिक अपैरेटस भी बोलते हैं। किसको? ये जो एक तो एस्टर रेज हैं, ठीक है, किसके? सेंट्रियोल्स के, और जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, इन दोनों को मिला के इनको बोला जाता है एफी एस्टर, या हम इसको एक्रोमेटिक फिगर, या हम इसको माइटोटिक अपैरेटस भी बोलते हैं। ठीक है। आरएनए कंटेंट जो है क्रोमोसोम का वो इंक्रीज हो जाता है, किसमें? प्रोफेज स्टेज में। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। ठीक है। तो मेटाफेज क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं। आप यहां पे देखिए, thick child chromosomes are lined up in the center of the cell on the metaphase plate. Spindle fibers are attached to the chromosome. ये आपको बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो होते हैं। तो सम ऑफ द जो फाइबर्स हैं स्पिंडल की वो अटैच होती हैं वो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये आप देख लीजिए, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये जो है ये जो इन क्रोमोसोम्स का क्या है सेंट्रोमियर है, ये उनके साथ जो है अटैच होती हैं। कुछ फाइबर्स जो है वो बिल्कुल क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है उसके साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर्स। ये आपको दिख रहे हैं, ये सेंट्रियोल है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रही हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो है जो इनको बीच में ये सेंट्रोमियर है, और ये स्पिंडल फाइबर के साथ सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल अटैच है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे जो है वो क्रोमोसोम जो है वो पहुंचते हैं। किस स्टेज में? मेटाफेज में। कुछ फाइबर जो है स्पिंडल की वो एक्सटेंड होती हैं एक पोल से दूसरे पोल तक। आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी जो स्पिंडल फाइबर है ये बिल्कुल एक पोल से दूसरे पोल तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो कुछ जो है वो स्पिन नहीं है, यहाँ बीच में देखिए ये अभी पूरी एक्सटेंडेड नहीं है, ये आपको फिर से एक्सटेंडेड दिखेंगे एक पोल से दूसरे पोल तक। याद देखिए यहाँ पे कुछ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बिल्कुल एक पोल से दूसरे पोल तक हैं, और कुछ जो है उनको नहीं है। तो जो फाइबर्स बिल्कुल एक्सटेंडेड है फ्रॉम एक पोल से दूसरे पोल को, उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स, ठीक है। अब जो फाइबर्स जो क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, द फाइबर विच अकर इन बिटवीन द क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम के बीच में होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? इंटरजोनल फाइबर्स। तो सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम का डिवाइड हो जाता है इनटू ईच बीइंग एसोसिएटेड विद क्रोमैटिड्स। ये जो है ये जो सेंट्रोमियर्स है ये इसके जो है क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम के। तो ये सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम को डिवाइड करता है इनटू क्रोमैटिड्स में, ठीक है। तो ये थी हमारी मेटाफेज स्टेज। उसके बाद है एनाफेज स्टेज। अब एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स हैं हर क्रोमोसोम के वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो फॉर्म करते हैं टू क्रोमोसोम, जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स थे जो टेट्रॉड फॉर्म में थे, अभी सेंट्रोमियर से एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए, जिनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, या हम इनको डॉटर क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए यहाँ पे। अब जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। यहां से आप देखिए ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये वाले जो है ये वाले ये इस पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये वाले इस पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां भी आप देखिए ये इस पोल की तरफ मूव करेंगे और ये इस पोल की तरफ मूव करना जो है शुरू करते हैं। तो जो डॉटर क्रोमोसोम्स की माइग्रेशन है इट इज अचीव्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल फाइबर्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटरसोनल फाइबर्स। तो जो माइग्रेशन है कि क्रोमोसोम जो है डॉटर क्रोमोसोम ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, ये कैसे होगा कि ये जो क्रोमोसोम की कंट्रैक्शन होगी, जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं उनकी कंट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग, इंटरसोनल फाइबर्स की स्ट्रेचिंग की वजह से ये माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो इस एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ये डेवलप करते हैं शेप, या तो आप देखिए इसको आप जे शेप बोल लीजिए, या आप एल शेप बोल लीजिए, या वी शेप की पोजीशन ये ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम।
कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप जो है इख्तियार कर लेते हैं। वो जे शेप भी हो सकते हैं, वो एल शेप या वी शेप जो है, ये डॉटर क्रोमोसोम अपनी जो है वो शेप लेते हैं। तो एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। उसके बाद है हमारा टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज, इसमें अर्ली टीलोफेज और लेटर जो है टीलोफेज होता है। टीलोफेज जो है ये फाइनल स्टेज है कौन की? कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस आपको पता है जिसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं विद देयर सेंट्रोमियर्स एट द पोल जो पहुंच गए हैं, अब वो बिगिन कर वहां पे शुरुआत करते हैं कि वो क्या हो जाए, अनकाइल हो जाए। जैसे इंटरफेस स्टेज में होता है कि ये अनकाइल्ड होते हैं, अब यहां पे ये फिर से अनकाइल्ड होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएंगे, जो पोल पे एक मास की फॉर्मेशन आप वहां पे करना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल अनकाइल्ड हो गए हैं और यहाँ एक मास की शक्ल जो है वो कर न्यूक्लियस, यहाँ पे एक तो न्यूक्लियोलिस की फॉर्मेशन शुरू हो गई है कि ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्मिंग भी शुरू हो गई है। इस दौरान न्यूक्लियोलिस जो है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये रीअपियर होना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अराउंड द क्रोमोसोम्स, आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी आपको दिख रहा है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बनना शुरू हो गई है, दोबारा से बनना शुरू हो गई है क्रोमोसोम्स के आसपास में। स्पिंडल फाइबर जो है वो ब्रेक हो जाता है इसमें और एब्जॉर्ब्ड इन द, इसमें आप देखिए, अब जो स्पिंडल अपैरेटस था, आप यहां पे देखिए, ये जो स्पिंडल अपैरेटस था, ये स्पिंडल फाइबर्स थे, ये इस फेज में आके क्या हो गए, ब्रेक हो गए हैं, जो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गए हैं, ये यहां पे बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो दो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी और दे अटेन द अपीयरेंस ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियाई। तो यहां आप देख लीजिए, ये टू डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स बन रहे हैं, यहां पे ये डिवाइड हो गए हैं और दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बनने की जो है बन रहे हैं और जो अटेन करेंगे, जैसे इंटरफेस में न्यूक्लियाई की अपीयरेंस होती उस तरह की अपीयरेंस यहां पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी टीलोफेज स्टेज। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते थे। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते थे। यहां पूरा साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। डिवीजन जो है वो स्टार्ट होती है एज अ कंस्ट्रक्शन, जो मैंने माइटोसिस में आपको बोला था कि कंस्ट्रक्शन जो है वो पैदा होती है, फिर वो कंस्ट्रक्शन डीप हो जाती है और दो डॉटर सेल जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल से। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाती है बिटवीन द टू सेल्स में। दिस प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल। ठीक है, अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस प्लांट सेल्स की अगर मैं बात करूं, कैरियोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो सेल प्लेट जो है वो डेवलप हो जाती है बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियाई। जो आपने देखा यहाँ पे टू डॉटर न्यूक्लियाई ये बन गए, इनके बाहर से सेल प्लेट जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे स्मॉल वेसिकल जो है वो डेवलप हो जाते हैं गल्गी कॉम्प्लेक्स से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस इक्वेटोरियल प्लेट पे अक्रॉस द स्पिंडल फाइबर्स। ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियर सेल वेसिकल जो है वो फ्यूज होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स को जो एक्यूमुलेट करेंगे, इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। अब ये फ्रैगमोप्लास्ट जो है ये फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, जो फॉर्मेशन करेंगे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की, जिसको हम सेल प्लेट बोलते हैं। ये आपको यहां पे दिख रहा है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और यहां पे ये फॉर्मेशन करने लगे एक सेल प्लेट की। ठीक है, अब ये जो सेल प्लेट है ये किससे बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है, पैक्टिक सब्सटेंसेस से बनी होती है। तो सेल प्लेट ग्रो करेगी,
एंड इट फ्यूजेस विद द लेटर वॉल ऑफ द सेल, जो लेटर वॉल सेल की है उसके साथ ये फ्यूज हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि कंप्लीट जो एक न्यू सेल वॉल है वो फॉर्म होगी बिटवीन द टू न्यूक्लियर सेल्स। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे ये बिल्कुल सेल वॉल एक जो है अलग से एक सेल वॉल इन दो डॉटर न्यूक्लियर सेल्स के बाहर से वो बन गई है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही न्यू सेल वॉल जो है वो डिवाइड हो गई, जिसने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया इनटू टू membrane of phragmoplast fuses with the plasma membrane to form a complete plasma membrane of the daughter cell। अब ये जो membrane है phragmoplast की, phragmoplast जिसको हमने बोला, ये फ्यूज हो जाएगी विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी डॉटर सेल के अंदर से। आप यहां पे देख लीजिए, ये बाहर से सेल वॉल बन गई है और ये अंदर से येलोइश कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन यहां पे कंप्लीट हो गई है। तो डॉटर सेल जो है ये सेल वॉल मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा और ऐड करेगा जो एग्जिस्टिंग न्यू सेल वॉल है, जिससे क्या होगा कि सेल वॉल जो है वो थिक हो जाएगी, ठीक है। और गैप जो सेल वॉल के अंदर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, जो फ्रैगमोप्लास्ट है वो फॉर्मेशन करेगी पोर्स और प्लाज्मा डेस्मा की फॉर्मेशन यहां पे होगी। तो ये है साइटोकाइनेसिस। ये हमने पढ़ा। सेल डिवीजन 3 टाइप की है, कौन कौन सी? माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज के जो लेक्चर में हमने माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।